सर, ये 2000 करोड़ के बिजनेस में आप कितना शेयर कर लेते हैं? सेक्टर कोई भी बड़ी फैक्ट्री हो उसमें क्रेन लगना ही लगना है। तो फिर मैं जब रेगुलर बिजनेस चाहता रहा, फैक्ट्री विजिट किया मैंने, जब हमारा कस्टमर्स को मिला, जब करंट प्रॉब्लम्स देखी, तो पता चला कि ये इंडस्ट्री में बहुत सारी प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड है, बाहर से आ रही है, इंडिया में बनती नहीं है। तो 17 से लेकर आज तक हमने रेगुलरली इनोवेशन के थ्रू, R&D टीम के थ्रू हमने बहुत सारी प्रोडक्ट इनोवेट। एक्चुअल रियलिटी क्या है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की? हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टार्टअप स्टोरी स्पॉटलाइट। दिस इज योर होस्ट लता। और ये सब जानते हैं आज कि मैन्युफैक्चरिंग एक कंट्री की ग्रोथ के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट, जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसी भी कंट्री का ग्रो करता है तो उसके साथ ही उसके साथ वाली इंडस्ट्रीज भी ग्रो करती है। And one of these industries is the crane industry of India, which is valued at over 2000 crores and is easily growing at an average rate of above 5%, which is great. And which is why, to talk about this crane industry, we have today a renowned manufacturer and exporter of wide range of these industrial crane control systems, which is SRP Cranes, and its founder, Mr. Kushal Patel. More about SRP in the interview. बट अगर मैं कुछ बोलूं जो मैंने सीखा इस इंटरव्यू से, मेरी बहुत चीजें क्लियर हुई अबाउट द क्रेन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, हाउ बिग इट इज, हाउ डज इट वर्क, अबाउट द ग्राउंड रियलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, क्या ग्रोथ उस हिसाब से हो रही है जिस हिसाब से हमें बताया जा रहा है, अबाउट द रिसेप्शन towards Indian retailers when they go and exhibit their products and services in the markets abroad. And of course we will talk about a lot of other things as well. So this is definitely a must watch. Check out the interview. Uh, Welcome, Kushal. Thank you so much for joining this conversation. Welcome to Startup Stories Spotlight. It is very lovely having you here. Kushal, एक बहुत ही important question से मैं ये podcast start करना चाहती हूँ, which is कि आपने सिविल इंजीनियरिंग की और उसके बाद आप इस बिजनेस में एग्जैक्टली घुसे कैसे, आपने स्टार्ट कैसे किया? ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव बिजनेस नहीं है, यस। ये थोड़ा राइट, डिफरेंट राइट। बिजनेस है, राइट, फ्रॉम व्हाट इज गोइंग ऑन इन इन द कंट्री राइट नाउ। तो आपने स्टार्ट राइट। कैसे किया, क्यों स्टार्ट किया, व्हाट मेड यू इंटरेस्टेड इन दिस बिजनेस, और उसके बियॉन्ड जाके व्हाट डज एसआरपी क्रेन डज, और व्हाट आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट यू गाइस प्रेजेंट? ओके। राइट। अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी है कि लोगों को समझ में नहीं आता आसानी से। कभी बात करते हैं मार्केट में तो लगता है ये कहाँ यूज होता है, कैसे होता है, क्या होता है। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग थोड़ा मेरा पैशन था, तो उसके लिए उसमें मैंने लिया था एडमिशन। और उसका ये बिजनेस हमारा फैमिली बिजनेस है, तो इसका जस्ट हमने स्टार्ट ही किया था। तो हमारे पास बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट रेंज था उस टाइम। लाइक यू कैन से 50 प्रोडक्ट्स भी नहीं था क्रेन इंडस्ट्री में। जो सब अभी मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास 250 प्लस प्रोडक्ट्स है क्रेन इंडस्ट्री के, जो हर एक इंडस्ट्री में लगती है, हैवी इंडस्ट्रीज में जहाँ क्रेन लगी होती है और क्रेन के पार्ट्स लगते हैं। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा विजन दिखा इस इंडस्ट्री में कि इसमें बहुत सारा काम करना बाकी है, और अभी कोई इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा इतनी सारी प्रोडक्ट्स। दो तीन कॉम्पिटिटर है जिसके पास बस बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट रेंज है, और इंपोर्ट होकर बहुत सारा मटेरियल आ रहा था यूरोपियन कंट्रीज से और अलग कंट्रीज से। तो हम पहले ऐसे मैन्युफैक्चर हैं जिसने ये सब प्रोडक्ट्स इंडिया में स्टार्ट किया मैन्युफैक्चरिंग करना। यस। ऑसम। तो यू नो गोइंग बियॉन्ड कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं, एक बार उनके बारे में बताइए, एंड हु आर दीज क्लाइंट्स दैट यू केटर टू? कौन सी इंडस्ट्रीज में ये क्लाइंट्स मिलते हैं जिनको आप केटर करते हैं? थोड़ा और अपने बिजनेस के बारे में बताइए। और ये जो राइट, क्रेन्स राइट, राइट। बिजनेस मॉडल क्या है, हाउ डज इट वर्क, हाउ डू यू गाइज अर्न, थोड़ा और इस बिजनेस के बारे में बताइए फॉर एवरीबॉडी लिसनिंग।
श्योर श्योर। 2017 में मैंने SRP क्रेन कंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडेशन रखा। इसको आई एम अ फाउंडर एंड डायरेक्टर राइट नाउ। सो 17 से लेकर आज तक हमने रेगुलरली इनोवेशन के थ्रू, R&D टीम के थ्रू हमने बहुत सारी प्रोडक्ट इनोवेट करी और अभी तक प्रोडक्ट इंक्रीज करी धीरे धीरे। प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आपको बताऊं तो हमारे पास इंडस्ट्रियल क्रेन्स, जो कोई भी हैवी इंडस्ट्रीज रहती हैं, जैसे क्रेन इंडस्ट्रीज हो गई, केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, फिर पोर्ट्स हो गया, रेलवे का यार्ड्स हो गया बड़ा बड़ा, फिर पावर प्लांट्स हो गया, या फिर कोई मेट्रो का प्रोजेक्ट हो गया, जहाँ जहाँ हैवी इंडस्ट्रीज रहती है वहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गया, वहाँ पे क्रेन्स लगती है। तो उन क्रेन्स के पार्ट्स अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें बस बार सिस्टम्स आती है, सी ट्रैक सिस्टम आता है, केबल ट्रॉलीज रहती है, पावर सप्लाई के लिए केबल्स रहते हैं, फिर उसमें उसके कंट्रोल्स के लिए वायरलेस रिमोट्स रहते हैं, वायर्ड रिमोट्स रहते हैं, लिमिट स्विचेस रहती हैं। उसमें क्रेन की इतनी सारी प्रोडक्ट्स और उसकी भी वैरायटी रहती है। तो इन सब प्रोडक्ट्स का हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अभी। स्टेप बाय स्टेप हमने एक सेगमेंट का प्रोडक्शन चालू किया और अभी हमारे पास ऑलमोस्ट हर एक सेगमेंट का, हर एक सेक्टर का ये पूरा प्रोडक्ट रेंज अवेलेबल है। और ये सब प्रोडक्ट्स रेंज हो गया। और हम अभी रिसेंटली हमने 2 साल पहले ही डिफेंस में भी मटेरियल सप्लाई शुरू किया, जैसे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, MES, फिर BHEL हो गया, NTPC, इंडियन रेलवेज, इन सब जगह पे हम मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं। और इसको अभी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं हम, मिडल ईस्ट में कर रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज में कर रहे हैं, और नियर बाई 2 कंट्रीज में हम अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसको। और अगर जियोग्राफिकली मैं आपको बताऊं तो अभी हमारा 2 स्टेट में ब्रांच है, जैसे बेंगलुरु में है कर्नाटका में, और दिल्ली में हमारा ब्रांच है, और लोकल वेयर हाउस हमारा राजकोट सिटी में और अहमदाबाद में, 2 जगह हमारा वेयर हाउस भी है। और अगर सर्टिफिकेशन पे मैं आपको बताऊं तो जो TUV से सर्टिफिकेट्स रहते हैं, जैसे ऑडिट्स करते हैं वो लोग, ISO वगैरह, एनर्जी ऑडिट्स रहता है, वो सब करते हैं रेगुलर। और रिसेंट हमारा अचीवमेंट अगर बताऊं तो MSME का जो एक सर्टिफिकेट है ZED करके, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, उसमें गोल्ड सर्टिफिकेशन, गोल्ड लेवल का हमको सर्टिफिकेट अभी रिसेंटली 6 महीने पहले ही मिला हुआ। तो प्रोडक्ट की पैटर्न्स भी है हमारे पास, तो IP हमारे पास प्रॉपर्टीज भी है, अलग अलग ट्रेडमार्क्स भी है, और इन सब जगह पे सप्लाई भी करते हैं और रेपिडली ग्रोथ कर रहे हैं एवरी ईयर। हाँ, या आई डिड सी दैट आपकी स्टोरी में। इनफैक्ट टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री इटसेल्फ, इंडस्ट्री भी काफी अच्छा ग्रो कर रही है। इंडिया की बात कर ले तो राइट। 5 पॉइंट सम % एनुअल ग्रोथ रेट तो है ही, विच इज ग्रेट। यस। तो इफ यू कुड टेल अस अ बिट मोर अबाउट द इंडियन क्रेन कंट्रोल इंडस्ट्री, कितनी बड़ी है, कौन सी चीज इसकी ग्रोथ इन्फ्लुएंस करते जा रही है, व्हाई इज इट ग्रोइंग सो मच, इसमें क्या एवेन्यूज है, क्या ट्रेंड्स है, आगे क्या क्या बदलने वाला है इसी इंडस्ट्री में, क्या पोटेंशियल है, क्या अपॉर्चुनिटीज है। अगर एक बार वो थोड़ा सा एक पिक्चर बना के दे सकते हैं फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड दिस इंडस्ट्री बेटर। राइट राइट। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि इंडियन गवर्नमेंट इज पुशिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बिकॉज अगर कोई भी कंट्री का ग्रोथ करना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रोथ करना चाहिए। तो अभी हमारी इकोनॉमी अभी गवर्नमेंट जैसे प्लान करी 2028 तक। ओके, सो गवर्नमेंट इज राइट नाउ पुशिंग इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. So government is having some schemes like PLI, product linked incentive schemes, and many other schemes are there. Startup India is there, and we are also a Startup India registered company. So we are also getting some benefits from the government in manufacturing sector. So abhi next upcoming in 3 or 4 years, our economy will be third largest economy in the world. So इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आगे बढ़ रहा है और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स अभी आ रहे हैं बहुत अलग अलग सिटीज़ में। मेट्रोज, अभी मेट्रोज का काम चल रहा है तो वहाँ पे भी क्रेन इंडस्ट्री का काम लगता है। रेलवे बहुत एक्सपांसन कर रहा है, रेलवे के सब स्टेशन अपग्रेड हो रहे हैं, नई रेलवे लाइन्स आ रही है। और बुलेट ट्रेन का भी एक प्रोजेक्ट अभी 2 साल में कंप्लीट होने वाला है, अहमदाबाद मुंबई वाला। और बहुत सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ऐसे आ रहे हैं इंडिया में कि जो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का डेवलप हो गया तो कंट्री भी 2047 तक का जो प्लान है गवर्नमेंट का, डेवलप कंट्री नेशन बन जाएगा हमारा। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है उसके लिए कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कोई भी बड़ी फैक्ट्री हो, उसमें क्रेन लगना ही लगना है। इंडस्ट्रियल क्रेन्स का मार्केट भी अभी 2000 करोड़ से भी बड़ा है इंडिया का मार्केट। उतना बिजनेस 1 साल में हो रहा है अभी। और क्रेन के पार्ट्स का भी उतना ही बड़ा मार्केट है। हम अभी क्रेन के पार्ट्स का जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें भी अपकमिंग 3-4 ईयर्स में और प्रोडक्ट्स लाने वाले हैं और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाने वाले हैं। तो उसके थ्रू मार्केट और बढ़ने वाला है और हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कवर कर पाएंगे। सर, ये 2000 करोड़ के बिजनेस में आपका कितना, आप कितना शेयर कर लेते हैं? ओके। आई एम अभी किडिंग, आपको आंसर करना है?
हाँ, it's okay. Right now, this year we will close up to 30 crore business, हम्म। and next 2 years we are planning to, in 3 years, in 26 we are planning to reach 100 crore. लवली। Great to know all of this. I mean, सही है, and of course with the influx of e-commerce sector as well, even वहाँ पे भी हम्म, logistics, right, वहाँ पे भी हम्म, आपकी क्रेन कंट्रोल और क्रेन सिस्टम पूरा बहुत यूज होता है। सो वो तो ग्रोथ तो दिख ही रही है फॉर श्योर। बट ऑल्सो एंड हाँ, आपने एक बुलेट ट्रेन की भी बात की अहमदाबाद मुंबई में। अहमदाबाद और गुजरात एज अ स्टेट के बारे में भी बात करूंगी, क्योंकि उनकी अपनी एक ग्रोथ स्टोरी है। गुजरात का right. ग्रोथ परसेंटेज बहुत ही ज्यादा ऊपर आया। आई थिंक इट्स पूरी इंडस्ट्री ऐसी है कि ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करी है। आप जैसे 5% बोल रहे हैं, 5% नहीं, ये 7-8% से एवरी ईयर ग्रोथ करी है। उससे ज्यादा भी हो सकता है ये इंडस्ट्री का ग्रोथ। आपको ऑन तो ग्राउंड ज्यादा पता होगा ऑफ कोर्स। यस, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ कर रहा है वैसे इंडस्ट्री भी ग्रोथ कर रही है। तो इसके इंडस्ट्रियल क्रेन्स के पार्ट्स का, जितने भी पार्ट्स आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उन सब का इतना डिमांड है कि हम अभी उसको कैटर भी नहीं कर पा रहे हैं। कि इंपोर्ट होके इतना प्रोडक्ट्स आ रहा है कि हम अभी लोकली जितना प्रोडक्ट कर रहे हैं उतना तो कंज्यूम हो रहा है, लेकिन जितना हम नए प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं वो भी इतना कंज्यूम हो रहा है। तो हम ज़्यादा फोकस मैन्युफैक्चरिंग पे करते हैं, प्रोडक्ट बनाने में करते हैं। उसके बाद उसका पोटेंशियल तो है ही, वो सामने उतना निकल ही जाएगा। ज़्यादा रिसर्च करने में या फिर उसका फिगर निकालने में टाइम नहीं निकालते, प्रोडक्ट जल्दी से बना देते हैं, उसको मार्केट में डाल देते हैं। ओके, मतलब वो फॉलो करते हैं कि जितना जल्दी करो, जितना जल्दी मिस्टेक्स हो और फिर आगे बढ़ते जाओ। दैट इज द जल्दी से प्रोसेस। प्रोडक्ट लॉन्च करो, जल्दी से, लेकिन क्वालिटी उसको हम पहले फोकस हम्म। करते हैं। अगर थोड़ा लेट हो तो, लेकिन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रोडक्ट्स की रेंज हम जल्दी से लाते हैं मार्केट में। ओके, अंडरस्टूड। हमने मैन्युफैक्चरिंग की बहुत बात की। मैन्युफैक्चरिंग इज द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि आप ग्राउंड पे हैं। व्हाट इज द करंट स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया? क्या हम उस लेवल पे हैं जहाँ पे हम सीख रहे हैं compete करना चाइना से? क्या हम, कितना टाइम है जहां तक हम पहुंचेंगे जब हम चाइना से फाइनली compete कर हम्म, पाएंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में? क्योंकि वो तो टॉप पे है, और मैन्युफैक्चरिंग हमें उतनी फास्ट, उतनी रिलायबल, उतनी हम्म, ऑप्टिमाइजेबल बनानी पड़ेगी टू compete विद देम। बट अगर compete भी नहीं करना है तो भी हमें अगर अपना एम्प्लॉयमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, यूथ को हम्म, एम्प्लॉय करना है, ग्रो करना है एज अ कंट्री, तो भी हमें मैन्युफैक्चरिंग पे राइट, बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो ऑन द ग्राउंड राइट। एक्चुअल रियलिटी क्या है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की? क्या आप लोगों को उतना फायदा मिल रहा है जितना बोला जा रहा है? आपको उतने इंसेंटिव्स राइट, मिल रहे हैं? रिसोर्सेज मिल रहे हैं? स्टेटस क्या है? यस। अच्छा क्वेश्चन है ये। ग्राउंड रियलिटी दिखाता है। अगर लेट्स बी रियल, अगर मैं एक्चुअल रियलिटी की बात करूं, तो इन कॉम्पिटिंग विद चाइना, चाइना इज मैन्युफैक्चरिंग जायंट। इट्स it can take maybe 1 decade to overcome Chinese manufacturing industries. But still, there are some initiatives like Make in India, स्किल इंडिया। सो अभी गवर्नमेंट जितनी स्कीम्स ला रही है, अवेयरनेस पब्लिक में आ रही है धीरे धीरे। और जैसे इंडिया में अभी नए नए 100,000 जैसे शार्क टेक इंडिया जैसा आ रहा है, वैसे उन शो की वजह से इंडिया में यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप का थोड़ा इस तरीके से थोड़ा करंट मिलता रहता है। तो मार्केट में नए नए बिजनेस पर्सन आते रहते हैं, मार्केट में नई नई कंपनीज आती रहती हैं। और स्किल्ड वर्कफोर्स की इंडिया में कमी नहीं है, टैलेंट की इंडिया में कमी नहीं है। हमारा टैलेंट तो मतलब हर एक सेक्टर में अभी काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो, आईटी इंडस्ट्रीज हो, कोई भी बिजनेस हो, और एफएमसीजी, बहुत फूड प्रोडक्ट्स हो। इकोनॉमिकल भी है हमारा लेबर फोर्स का काम। हमारा कंट्री बहुत डाइवर्स कंट्री है। हर एक टाइप का इंडस्ट्रीज इंडिया में मिलेगा, हर एक टाइप का टैलेंट हमको यहाँ से मिलेगा। और इंडिया का भी यूथ सबसे पॉपुलेटेड अभी यूथ बोल सकते हैं, तो इंडिया के पास यूथ है जो अभी चाइना के पास भी इतना यूथ नहीं है। तो हमारे हम्म। पास पोटेंशियल बहुत बढ़िया है। हम शायद, हाँ, थोड़ा चाइना से थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, लेकिन अभी जो रिसेंटली जो स्कीम्स आ रही है गवर्नमेंट की, अगर उसकी अवेयरनेस आ रही है पब्लिक में, उसके हिसाब से अगर काम करेंगे तो फ्यूचर में इन maximum 1 decade we can be as competitive to China in manufacturing sector. But still we need to expand our infrastructure in India. बट मेरे को एक अगेन उसका ही एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करनी है कि अवेयरनेस आ रही है, स्कीम्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट इज पुटिंग द एफर्ट,
बट ऑन ग्राउंड वो स्कीम्स इफेक्टिव हैं? क्या लोग उसका राइट राइट। बेनिफिट ले पा रहे हैं? क्या प्रोसेसेस अभी भी उतनी कॉम्प्लेक्स है कि सिंपल है कि कोई भी जाके उसका बेनिफिट ले सकता है कि नहीं? ऑन ग्राउंड उन स्कीम्स का फायदा मिल रहा है कि नहीं एक्चुअल में मैन्युफैक्चरर्स को? यस, मिल रहा है। पहले शायद बहुत साल पहले मुश्किल था, लेकिन अभी गवर्नमेंट उसका एग्रेसिवली उसके ऊपर काम कर रही है। जब से स्टार्टअप इंडिया लॉन्च हुआ है तब से एक दो स्कीम में हमने भी बेनिफिट लिया है। इसमें एग्जीबिशंस की अलग अलग सब्सिडी वगैरह रहती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्कीम्स रहती है, नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है वगैरह। उनके ऊपर हाँ टाइम लगता है, उसमें हमको डॉक्यूमेंट्स सब प्रॉपर सबमिट करने पड़ते हैं, प्रॉपर हमको फॉलोअप लेना पड़ता है, प्रॉपर एक्चुअल इनोवेशन हमारे पास होना चाहिए, और एक्चुअल में उस तरीके से काम भी करना चाहिए, रिपोर्ट्स प्रॉपर सबमिट करने करने होते हैं गवर्नमेंट को। तो एक्चुअल मिलता है, स्कीम का बेनिफिट भी मिलता है, और एग्रेसिवली गवर्नमेंट काम भी कर रही है उसके ऊपर। बहुत सारे नए स्टार्टअप्स को बेनिफिट मिला है ऑन ग्राउंड में। पर्सनली मिला हूँ बहुत सारे लोगों को जो एक्चुअल बेनिफिट लेके आगे भी बढ़ रहे हैं अभी अपनी इंडस्ट्रीज में। ओके, पॉइंट टेकन। यस। नहीं, अच्छी बात है फिर तो, अगर वो टर्न अराउंड टाइम कम होता जा रहा है तो या मेक सेंस, सही है फिर। ऑल्सो क्या इन्वेस्टर से अटेंशन आ रहा है अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को? यस, बिल्कुल आ रहा है। बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सेक्टर अभी ग्रो कर रहा है। आईटी में कभी रहता है कि प्लस माइनस होता रहता है, ले ऑफ्स होते रहते हैं, उसमें ऐसा श्योर नहीं है। लेकिन ये सेक्टर ऐसा है कि हम कोई भी हाउस होल्ड में अगर देख लें कि जो प्रोडक्ट्स रहती हैं, हार्डवेयर हो गया, किचन वेयर प्रोडक्ट हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, ये प्रोडक्ट्स ऐसी हो गई, मशीन टूल्स हो गया, कास्टिंग फोर्जिंग इंडस्ट्री हो गया, जिसके थ्रू जिसके बिना चलता नहीं। पब्लिक को रेगुलर यूज़ के लिए उसका ज़रूरत है ही है। अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं फैक्ट्री का, घर का, या फिर कोई कार या बाइक परचेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आने वाली प्रोडक्ट्स ही लगने वाली हैं। तो उसके बिना काम चलने वाला ही नहीं है। तो ये सेक्टर ऐसा है कि ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ही करने वाला है। और आफ्टर द चाइना, इंडिया इज द ओनली वन ऑप्शन फॉर द वर्ल्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। सो इंडिया इज ग्रोइंग रैपिडली। सो मैं हमेशा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही प्रमोट करता हूँ। और फंड्स भी बहुत आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी फॉरेन से आ रहा है, जॉइंट वेंचर्स भी बहुत हो रहे हैं। फॉरेन की बहुत सारी कंपनीज इंडिया की कंपनी के साथ पार्टनरशिप में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल रही है इंडिया में अलग अलग जगह पे। तो इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है फॉरेन से, और इंडिया का ग्रोथ भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो रहा है। तो यस, गॉट इट। Okay, investment are there. So, coming back to where your company is born, which is Gujarat. So, Rajkot, specifically Rajkot is like the industrial hub of Gujarat. राइट और राइट। पास्ट फ्यू इयर्स में काफी ज्यादा ग्रो किया है राजकोट ने। सिर्फ राजकोट ने नहीं, पूरी गुजरात ने। what is it that has helped in growing that city and that state so much? ऐसी क्या चीजें हैं जिससे वो ऐसे क्या डिसीजंस लिए गए हैं उस सिटी या उस स्टेट में कि आज वो इस पोजीशन पे है? and what other states can learn from it? राइट, लेकिन से हमारे यहाँ पे हमको वर्कफोर्स की कभी कमी नहीं पड़ी। अनस्किल्ड हो, वर्कफोर्स हमको टाइम पे मिल जाता है, जितना चाहिए उतना मिलता है। और पहला मैं अगर आपको बताऊं कि हमको ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमको जो पोर्ट्स रहते हैं, इधर अदानी पोर्ट जो है, वो भी मुंद्रा पोर्ट, वो बहुत नज़दीक पड़ता है गुजरात में। और वहाँ यहाँ से नावा सेवा पोर्ट मुंबई के लिए भी हमको रेगुलर मिल जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए। कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज कनेक्टिविटी हमको मिल रही है, नेशनल हाईवे से भी कनेक्टिविटी मिलती है। ट्रांसपोर्ट के लिए इंडिया के कोई भी स्टेट में कुछ भी पहुंचाना हो तो हमको उसका कनेक्शन भी मिल जाता है, बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन, बाय रोड। और इंडस्ट्रीज़ की बात करूं तो पहले से इधर हमारे अगर सिटी में बात करूं राजकोट में, तो सालों से डीजल इंजन का एक प्रोडक्शन बहुत बढ़िया है, डीजल इंजन का काम चल रहा है, मशीन टूल्स का, ऑटो कंपोनेंट्स का, सिरामिक इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा हब है नियर बाई सिटी मोरबी करके है। वाटर पंप्स, हार्डवेयर प्रोडक्ट्स, किचनवेयर प्रोडक्ट्स, कास्टिंग फोर्जिंग्स का बहुत बड़ा काम होता है, और एक सिल्वर ऑर्नामेंट्स का भी काम इधर राजकोट में रहता है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर वाइज राजकोट बहुत ग्रो कर रहा है हमारी सिटी अभी तो। राइट। एंड अगेन मैन्युफैक्चरिंग ही है जहाँ जिसके पास पूरी वैल्यू चेन का सबसे बड़ा शेयर आता है। सो which is why it adds to that, right?
ग्रेट। एक 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 मूविंग ऑन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट इज कि यू एज अ कंपनी टेक पार्ट इन इंटरनेशनल ट्रेड शोज, राइट? आप बहुत उसमें पार्ट लेते हैं। पहला क्वेश्चन इज इंडिया, मतलब इंडिया को अटेंशन मिलता है व्हेन यू गो एंड यू नो पुट अप एनी ऑफ योर स्टॉल्स इन एनी इंटरनेशनल ट्रेड शोज? क्या इंडिया को, इंडियन स्टॉल्स को वो अटेंशन मिलता है? दैट्स नंबर वन क्वेश्चन। एंड नंबर सेकंड इज ये नंबर जो सेकंड क्वेश्चन है, दिस इज कमिंग फ्रॉम यू नो आई हैड अ टॉक विद वन ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया और यू नो हम यही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर रहे थे एंड दे टोल्ड मी कि वन ऑफ द थिंग्स, एक फ्रिक्शन जो आता है एक्सपोर्ट करने में या एक्सपोर्ट मार्केट्स में एंटर करने में इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को, वो ये है कि जब हम बाहर स्टॉल लगाने जाते हैं तो वो हमें एज एन इंडिविजुअल बहुत कॉस्टली पड़ जाता है एज कम्पेयर टू अगर इंडियन गवर्नमेंट हमें हेल्प करे। तो क्या वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ते हैं स्टॉल्स, और क्या इंडिया को अब वो अटेंशन मिलता है इंटरनेशनल ट्रेड शोज पे? यस, इसके लिए हमने रिसेंटली अभी लास्ट 2 इयर्स में हमने 2 एग्जीबिशंस किए हैं अलग अलग कंट्रीज में। अगर उसमें मैं रिसेंटली बात करूं तो हमने एक ईपीसी के थ्रू हमने एक स्टॉल किया था जर्मनी में हैनोवर फेयर में, जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन रहता है जर्मनी का, एवरी ईयर अप्रैल में रहता है वो एग्जीबिशन। तो इफ़ यू पार्टिसिपेट थ्रू ईपीसी और फीओ, सो दे हैव सम सब्सिडाइज रेट्स। तो आप जो बोल रहे हैं, इंडिया में जो रेट में हमको कोई भी एग्जीबिशन में स्टॉल मिलता है, वही रेट में आपको कोई भी कंट्री में भी अगर उनके थ्रू आप स्टॉल रखते हैं तो मिल जाता है। उनके पास स्पेशल रेट्स में एक अलग स्पेस रखी होती है। तो इंडियन गवर्नमेंट इसमें भी सब्सिडी वगैरह देती है आपको, उसमें भी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इनका भी इंडियन एंटरप्रेन्योर को बेनिफिट लेना चाहिए। तो इतना खर्चा भी नहीं आता जितना हम सोचते हैं कि इंडिया से डबल वगैरह खर्चा हो जाएगा, उतना नहीं होता वहाँ पे। और दूसरा, अभी पीपल आर रिस्पेक्टिंग न्यू टेलेंट्स। तो अब अगर बात करें कि कोई भी कंट्री में अगर आप किसी को मिलते हैं तो दे शो रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया से। आप कोई मतलब वहाँ पे साइंटिस्ट ज़्यादा रहते हैं, मतलब वहाँ पे मैथमेटिशियन ज़्यादा रहते हैं, मतलब आपके आप कुछ टैलेंटेड होंगे, आपको आईटी से होंगे, आप कोई बड़ी इंडस्ट्री में, मतलब इस तरह का रिस्पेक्ट मिलता है आपको बाहर की कंट्रीज में भी। पीपल आर बीइंग अवेयर दैट इंडिया इज growing country right now and they are respecting Indian culture, Indian people. So they like to know more about us when we meet them. So growth मिल रहा है अगर हम, लेकिन हाँ, it takes time to take trust from them. So we have to participate 2-3 times in the same exhibition. We have to continuously showcase our products there. So it takes time to establish the relationship. Once you establish, it will be a lifelong relationship. Okay, and आप ही जाते हैं अपनी कंपनी से एग्जिबिट करने? यस, मैं जाता हूँ कभी कभी, माय ब्रदर, माय फादर आल्सो गोइंग, एंड वी हैव अ टीम ऑफ मार्केटिंग पीपल, दे आर आल्सो गोइंग. Got it. Awesome. Final question and then we'll wrap up. What is the future of SRP Cranes? What are you looking at next 5-10 years down the line? यस, प्रोजेक्शन तो आपने बता ही दिया है, बट इसके बियॉन्ड भी. यस, यस, वी आर प्लानिंग टू एक्सपैंड जियोग्राफिकली. इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, हमारे गोडाउन्स नहीं है वहाँ पे। तो हम प्लान कर रहे हैं कि हमारे अभी जैसे बेंगलोर में, दिल्ली में है, तो उसके अलावा अलग अलग मेट्रो सिटीज़ में हमारा फिजिकल ब्रांचेस हो वहाँ पे। तो उसके थ्रू हम जल्दी से कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स पहुँचा पाए, सर्विस दे पाएँ, उनका कोई क्वेरी हो तो उसको सोल्व कर पाएँ, सर्विस इंजीनियर्स को भी वहाँ पे रख पाएँ, तो उनके थ्रू हम प्रोडक्ट का इंस्टॉलेशन भी जल्दी से कर पाए। और हम प्लान कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में हम काम कर पाएँ। अब जैसे हम रेलवेज़ में काम कर रहे हैं, NTPC BHEL में काम कर रहे हैं, जैसे हम और भी गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट आ रहे हैं जहाँ पे हम क्रेन कंट्रोल इक्विपमेंट्स सप्लाई कर पाएँ और इंस्टॉल भी कर पाएँ। तो प्लान कर रहे हैं कि ज़्यादा गवर्नमेंट कंपनीज के साथ जुड़े हम, जियोग्राफिकली ब्रांच हम बढ़ाना चाहते हैं, और अभी यूरोपियन मार्केट में भी हमारा प्रोडक्ट्स वहाँ पे एक्सपांड करना चाह रहे हैं। इस तरह का भी प्लानिंग है। और नेक्स्ट 3 ईयर्स में, जैसे मैंने आपको बताया, 100 करोड़ तक का पहुँचने का हमारा प्लानिंग है, सेल्स टर्नओवर। लवली, ग्रेट यार, 100 किसको नहीं जाना है. Great. Awesome. Thanks, Kushal, for doing this conversation. It was very lovely interacting with you. We wish you all the best. Would love to have you again on the podcast. Thank you so much. और सच में we wish you the best for your success. Hope you reach that 100 very soon. फिर करते हैं वापस एक podcast उस milestone पे. Sure, anytime. Done. But thank you for doing this.